हेलो एवरीवन। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के पेपर के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली ये टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में आधारभूत संरचना से जुड़ा जो सिद्धांत है वो क्या है। आज हम उसको इन डिटेल आपके साथ बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज़ वन ऑफ द fundamental judicial principles connected with the Indian Constitution. The doctrine of basic structure holds that there is a basic structure to the Indian Constitution and the Parliament of India can't amend the basic features. It was in the Keswanand Bharti versus State of Kerala case, the constitutional bench of Supreme Court ruled by a 7-6 verdict that Parliament could amend any part of the Constitution so long as it did not alter or amend the basic structure or essential features of the Constitution. यानी कि अगर इसके हिंदी तर्जुमा को देखें तो जो बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना सिद्धांत जो है भारतीय संविधान से जुड़ा मौलिक या बहुत आधारभूत न्यायिक सिद्धांतों में से एक है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है वो ये मानता है कि भारतीय संविधान का एक बुनियादी ढांचा है और भारत का जो संसद है वो बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 7-6 के फैसले से यह फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि वह मूल संरचना में संशोधन से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब कि पार्लियामेंट संविधान का संशोधन कर सकती है, लेकिन ये आवश्यक होना चाहिए कि उससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित ना हो। अब हम देखते हैं टाइमलाइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, यानी पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है वो किस तरह से विकास किया है उसका। तो उसमें सबसे पहला स्टेज को हम कह सकते हैं प्री गोलकनाथ, बिफोर 1967, यानी गोलकनाथ केस से पहले का जो जजमेंट था वो क्या था। तो बेसिकली अगर आप देखें शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हिल्ड दैट पार्लियामेंट हैड पावर to amend the constitution including the fundamental right is conferred under article 368। मतलब अगर आप 1968 के 67 के गोलकनाथ से पहले के मामले को देखें तो उसमें ये खासतौर पे शंकरी प्रसाद जो केस था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के में संशोधन करने की शक्ति है और ये शक्ति उसे आर्टिकल 368 के तहत जो है मतलब पार्लियामेंट संशोधन कर सकता है फंडामेंटल राइट में और फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग में। ऐसा प्री गोलकनाथ वर्डिक्ट था। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब मामला अगर 1967 का देखें तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 6:5 हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स वर outside the purview of the amendment of constitution, that's why parliament can't amend the provision of part 3 related to fundamental right। यानी कि आपने देखा कि पहले गोलकनाथ से पहले तक क्या कहा गया कि पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन गोलकनाथ मामले में क्या कहा गया, ये अचानक 6:5 के बहुमत से गोलकनाथ केस में ऐसा माना गया कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट संविधान के संशोधन के दायरे से बाहर है, इसलिए फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी भाग है 3 में उसमें संशोधन पार्लियामेंट नहीं कर सकता। मतलब सडनली ये पार्लियामेंट को प्रोहिबिट किया गया गोलकनाथ केस में। आगे आप देखिए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1971 का था, बेसिकली स्ट्रेंथन दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब अगेन आप देखिए कि 24वां संविधान संशोधन यानी 1971 का टाइम है जब श्रीमती गांधी बहुमत में थी, तो फिर से ये कहा गया कि पार्लियामेंट को पावर है फंडामेंटल राइट में वो कुछ भी संशोधन कर सकता है। ये 71 में हुआ। 24th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें ऐसा प्रोविज़न लाया गया। उसके बाद आप देखिए केशवानंद भारती का मामला जो आता है, आप जानते हैं 1971 के बाद 73 के आसपास का, उसमें द हिस्टोरिक जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय ए 13 जज बेंच एंड विद द मेजॉरिटी ऑफ 7:6 दे ओवररूल्ड द गोलकनाथ केस एंड इट वाज हेल्ड दैट power of parliament to amend the constitution is far and wide and extend to all the articles, but it is not unlimited to an extent that it destroys certain basic features of framework
फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी केशवानंद भारती का जो मामला आया केरल राज्य के सेंस में, उसमें 13 जजों की बेंच ने 7:6 के बहुमत से ये पारित किया, गोलकनाथ के मामले को खारिज किया। गोलकनाथ का मामला आपने देखा था जिसमें कि कहा गया था कि वो जो है पार्लियामेंट जो है उसमें नहीं कर सकता अमेंड, तो उसको खारिज कर दिया गया और कहा गया कि पार्लियामेंट जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, यानी कि उसको संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे संविधान की जो आधारभूत संरचना है वो नष्ट ना हो। तो यानी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाया केशवानंद भारती के मामले में। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं भी डिफाइन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये टाइम बाय टाइम जो है वो कोर्ट्स के जजमेंट में निकल के आया कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो एज पर सीकरी सीजे सीकरी यानी चीफ जस्टिस सीकरी ने बात के टाइम में कहा, द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट्स फॉलोइंग एलिमेंट्स, फर्स्ट वन इज द सुपरमेसी ऑफ constitution, second one is republican and democratic forms of government, third one is secular character of constitution, and fourth one is separation of powers between legislative, executive and judiciary। यानी सीकरी ने निम्नलिखित जो विशेषताएं बताई उसमें आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा गणतंत्र और सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, तीसरा है संविधान का सेकुलर चरित्र और चौथा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो है पृथकीकरण। ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सीकरी के बाद अगर आप देखिए अगला तो सेलेट और ग्रोवर जो है जस्टिस ने भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर्स बताया जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि द मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट कंटेनिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के निर्देशक तत्व में जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है। मेंटेनेंस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, और फाइनली सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, यानी देश की संप्रभुता। ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है बाद के दिनों को अगर आप देखें तो। आगे आप देखिए हेगड़े और मुखर्जी ने भी कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स को के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है, जैसे सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी, द यूनिटी ऑफ कंट्री, एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, द मैंडेट टू बिल्ड ए वेलफेयर स्टेट, यानी सब कुछ वही आप देखिए, भारत की संप्रभुता, राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक चरित्र, देश की एकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएं, कल्याणकारी राज्य बनाने का जनादेश, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी आप देख सकते हैं कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन टाइम बाय टाइम जुडिशियरी ने इसे अपने वर्डिक्ट में इसे डिफाइन किया है। ड्यूरिंग इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिलाइंग ऑन द डिसीजन ऑफ केशवानंद भारती स्टेटेड दैट डेमोक्रेसी वाज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। द बेंच एडेड सर्टेन अदर फीचर्स टू द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दैट वाज रूल ऑफ लॉ एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यानी इंदिरा गांधी और राज नारायण के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के फैसले पर भरोसा दिखाया और कहा कि लोकतंत्र संविधान का एक अनिवार्य विशेषता है, और उन्होंने ये कहा कि जब आप कह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर तो उसमें कानून का शासन भी आना चाहिए और न्यायपालिका की जो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। Finally, the basic structure then came up in the case of Minerva Mills Limited versus Union of India, wherein Supreme Court provided clarity to the doctrine and laid down that the power of amendment under 368 is limited and exercise of such power can't be absolute. A limited amending power was very well part of basic structure doctrine of the Constitution. Further, the harmony and balance between fundamental right and the DPSP are also the part of basic structure. यानी कि मिनर्वा मिल्स मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को के बारे में ये कहा गया कि जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है। और हमेशा जब आप बात कर रहे हो कि बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये दोनों के बीच हार्मोनी यानी सामंजस्य भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मिनर्वा मिल्स मामले में कहा गया। एंड फाइनली इफ यू विल सी द केस ऑफ एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन
stated that the power of judicial review under Article 32 and of the Supreme Court and Article 226 of the High Court is a part of basic structure doctrine, and this power can't be diluted by transferring them to administrative tribunal. और एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में भी यही कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट जारी करने का अधिकार है और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत वो भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति उसमें निहित है, और ये उसी का वो हिस्सा है। तो ये सारे पॉइंट्स आप डेफिनेटली बेसिक स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यू हैव टू ऐड ऑल सच पॉइंट्स। सो प्लीज़ स्प्रेड दिस चैनल विथ योर कोलिग, विथ योर फ्रेंड्स, और इस चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाइए और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगले वीडियो में आपके साथ लाया जाएगा। थैंक यू सो मच।